Hello students, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Anansi Della and today we will discuss the PYQs of the chapter Biotechnology and its application. तो PYQs करेंगे. I hope आपने चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया होगा. इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जैसे कि इंसेक्ट रजिस्टेड प्लांट, पेस्ट रजिस्टेंट प्लांट, इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिकुलर डायग्नोसिस एंड बायोपायरेसी. ऑलराइट, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऑफ कोर्स. तो ये सारे के सारे आपने कर लिया था. आज हम पीवाईक्यूज करेंगे. पहले हम 1 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से उनको कर सकोगे. ठीक है, तो पीवाईक्यूज आपका टॉपिक रहेगा. तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप क्वेश्चंस देखो तो आपको पहले ये देखना है कि कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है. ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है और 1 मार्क के में है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि वो कौन सी टेक्निक है जिससे हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो आपको पीसीआर में तो वैसे तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन सब आता है. तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ज़्यादा भावुक नहीं होना है कि एक नंबर में आपको ने पीसीआर और पीसीआर के आप डेफिनेशन लिख दो, दैट्स इट 1 मार्क में. और 5 मार्क में आ गए तो आपको डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन भी लिखना पड़ेगा. तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए. और ये जो लेक्चर है आपका आज आखिरी लेक्चर है और आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा. और आई होप आपको मज़ा आया होगा पूरा, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ के अभी तक हमने सारे के सारे चैप्टर्स को कवर किया है. ऑलराइट, और डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है एड करी होगी इस बैच के थ्रू. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ अ वायरस. कि सबसे पहले अगर हमने एक बतानी है वो कौन सी टेक्निक है जिसका जो प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है. तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किस टेक्निक का प्रिंसिपल है, दैट इज एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. और एलाइजा क्या है भाई, हम एचआईवी के बारे में पता लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है वो एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है. फुल फॉर्म जैसे कि एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है, तो ये सारी की सारी जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन द डेवलपिंग कंट्रीज, नेम द क्रॉप प्लांट. इन्होंने बोला कि मतलब ऐसे जगह पर जहां पर मतलब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ठीक था लेकिन वहां के लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस बहुत थी. और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस होती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. किसकी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है. और हमारी बॉडी के अंदर जो बीटा जो कैरोटीन है, हमारी बॉडी के अंदर जो बीटा कैरोटीन है ये लीवर के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो बीटा कैरोटीन है लीवर के अंदर विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो हमने ऐसे राइस बनाए, जो राइस तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है. राइस किसका सोर्स है, राइस सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का. लेकिन हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इस राइस को न्यूट्रिशनल रिच बना दिया. ऐसा बना दिया न्यूट्रिशनल रिच, यानी कि अब ये जो राइस है इसके अंदर विटामिन ए रिच राइस है. यानी कि अब विटामिन ए रिच राइस है. अब यहाँ पर बीटा कैरोटीन की अमाउंट ज्यादा थी. अब बीटा कैरोटीन की अमाउंट ज्यादा थी तो इसलिए इसकी वजह से गोल्डन कलर दिखाई दिया राइस का, इसीलिए हम इसको गोल्डन राइस बोलते हैं. तो गोल्डन राइस की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने न्यूट्रिशन फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाई. पहले जो राइस सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स था, अब हमने बीटा कैरोटीन जीन लिया डैफोडिल से, टीआई प्लाज्मिड का यूज करके व्हाइट राइस के अंदर इंट्रोड्यूस किया. अब इसका जो राइस का कलर है गोल्डन कलर का हुआ. क्यों? क्योंकि इसके पास अब बीटा कैरोटीन है और ये बीटा कैरोटीन लीवर के अंदर विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि विटामिन ए रिच राइस प्लस एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है. ठीक है, तो किसके बारे में है, गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप दैट विल बी हेल्प इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट नाइट ब्लाइंडनेस इन द डेवलपिंग कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेमेटोड इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट. ठीक है, एंड कॉजेज अ ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड. बट टोबैको प्लांट को गवर्नमेंट को इतना ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, अगर इसकी यील्ड कम हो गई तो रेवेन्यू के ऊपर भी असर पड़ेगा. और जो टोबैको प्लांट है, जस्ट सपोज ये टोबैको प्लांट है,
इस जो टोबैको प्लांट की यील्ड कम हुई, क्यों? क्योंकि एक निमेटोड, टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट के ऊपर एक निमेटोड ने इन्फेक्शन कर दिया, और ये निमेटोड सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है, सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है वो खुद ले रहा था। अब ये सारा का सारा न्यूट्रिशन अगर निमेटोड लेगा तो जो यील्ड है टोबैको प्लांट की तो ऑब्वियसली कम होगी। टोबैको प्लांट की जो यील्ड है वो क्या होगी? कम हो गई। क्यों? क्योंकि सारा जो न्यूट्रिशन है रूट नो डिजीज कॉज कर दी, रूट को इन्फेक्ट किया है। कौन से पार्ट को इन्फेक्ट किया? रूट को या स्टेम को? रूट को। और जो नाम क्या है निमेटोड का? दैट इज मीलोआइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, और इससे किससे छुटकारा पाया था अगर एक नंबर में और पूछा जाए आपसे, तो दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। और आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म कौन था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। लेकिन यहां पर यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक इज द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इन द यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first transgenic cow produce human protein enriched milk, name the cow and the protein found in the milk। अब 1997, ये याद रखना ईयर 1997 के अंदर क्या हुआ? एक ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस की, ट्रांसजेनिक काउ, इसका नाम भी बताना है। कौन सी ट्रांसजेनिक काउ? दैट इज द रोजी। 1997 के अंदर, ठीक है। तो 1997 के अंदर फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्रोड्यूस हुई काउ दैट इज रोजी, और इसमें इसका जो मिल्क था बेटा प्रोटीन एनरिच्ड रिच मिल्क था, और इसके अंदर था ह्यूमन अल्फा लैक्टाएल्ब्यूमिन। ठीक है, और कितना प्रोटीन एनरिच्ड रिच मिल्क था? 2.4 ग्राम पर लीटर, एंड दैट मिल्क इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड। ठीक है, दैट मिल्क इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड। ये जो मिल्क है न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड था फॉर ह्यूमन बेबीज, फॉर बेबीज देन द नॉर्मल काउ मिल्क, देन द नॉर्मल काउ मिल्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ह्यूमन अल्फा लैक्टाएल्ब्यूमिन। नेक्स्ट इज the insulin produced using recombinant DNA technology is more advantageous than the human which is extracted from the pancreas of the slaughtered cattle and pig। भाई अगर ये ज्यादा इंसुलिन जो स्लॉटेड कैटल और पिग से अगर हमें मिलता और ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता तो हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने की जरूरत क्या थी? ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो जो ये इंसुलिन बना है, ठीक है, ये जो इंसुलिन बट नॉन ह्यूमन सोर्स से नॉन ह्यूमन सोर्स, अगर नॉन ह्यूमन सोर्स से हमने इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया और फिर ह्यूमंस के अंदर डाला तो बेटा ये बहुत ज्यादा एलर्जी कॉज करता था। ये कॉज क्या करता था भाई? इट विल कॉज एलर्जी। बहुत सारे पेशेंट के अंदर एलर्जी देखने को मिली क्योंकि नॉन ह्यूमन सोर्स से इंसुलिन हमने इंट्रोड्यूस किया है ह्यूमन के अंदर। ऑलराइट, तो इसीलिए हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की हमें जरूरत पड़ी। और ऑब्वियसली अगर हम इतने सारे कैटल और पिग को मारेंगे तो भाई उनका भी तो नंबर कम होगा ना। अब किसी जानवर को मारना पुण्य का काम थोड़ी है। नेक्स्ट इज नेम द 2 पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस बाय द यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 2 पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में बताना है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी होगी ना तो वैसे तो मैंने आपको नोट्स में सारी की सारी एनसीईआरटी कवर करा ली है, लेकिन जब आप एक बार नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई एक चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो नोट एनसीईआरटी को पढ़ने में कितना ही टाइम लगेगा? एनसीईआरटी को पढ़ने में टाइम नहीं लगता, एनसीईआरटी को समझने में टाइम लगता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को एक बार पढ़ भी लिया ना तो आप रिकॉल कर जाओगे कि अच्छा नोट्स में तो ये लिखवाया था, अच्छा ये जो पॉइंट है ये चीज थोड़ा सा मिस हो गई, क्योंकि नोट्स में सारी की सारी चीजें नहीं आ पाती। मैक्सिमम मैंने ट्राई किया है कि एनसीईआरटी आपको जब पढ़ोगे नोट्स करने के बाद तो जल्दी समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको एक बार भी फिर भी पढ़नी है। कौन कौन से? बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी सोयाबीन हो गया। बीटी क्या हो गया भाई? सोयाबीन हो गया। तो बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल, ये सारे के सारे क्या हैं भाई? बीटी बैसिलस thuringiensis की मदद से हमने बनाए थे। नेम द जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन का जो नाम था बेटा वो क्या था? ह्यूमेलिन। और सबसे पहले किसने बनाया था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन? 1983 के अंदर
इलाई लिली कंपनी। अब ये इलाई लिली साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक ये अमेरिकन कंपनी है। क्या है भाई ये है एक अमेरिकन कंपनी। अमेरिकन कंपनी ने ये बनाया था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इम्यून इंसुलिन, दैट इज ह्यूमुलिन। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ न्यूमेटोड दैट अटैक्स द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट। देखो इसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलोआइडोगाइनिन कोग्निशिया। मिलोआइडोगाइनिन कोग्निशिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द न्यूमेटोड। और ये किसको इन्फेक्ट करता है ना, कभी कभी ये भी पूछ लेंगे, तो ये किसको इन्फेक्ट करता है बेटा, रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट, जिसकी वजह से इसकी जो यील्ड है वो क्या हुई, कम हुई। नेम डिफाइन पेटेंट। पेटेंट के बारे में बताओ, व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट एक राइट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो ए पेटेंट इज द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन फॉर अ बायोलॉजिकल मटेरियल इनोवेटर ग्रांटिंग हिम द एक्सक्लूसिवली राइट टू मैन्युफैक्चर, एक्सप्लॉइट, यूज एंड सेल एन इनोवेशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। भाई जस्ट सपोज मैंने कोई चीज इन्वेंट करी है, ठीक है, तो ये मेरा राइट है। अगर कोई यही चीज अगर कोई दूसरा अगर यूज कर रहा है, ऑलराइट, तो उसको मुझे एक कंपनसेटरी पेमेंट देनी पड़ेगी, मेरी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। और बिना कोई अथॉरिटी के अगर कोई चीज यूज कर रहा है, वो कोई कंट्री भी हो सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है, या फिर वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, बायोपायरेसी के अंदर। वो किसके अंदर आ जाएगा, बायोपायरेसी के अंदर, ठीक है। तो ये है पेटेंट। बायो पेटेंट यानी कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए दी जाती है, ठीक है। अगर बायो पेटेंट अगर आप पूछे तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए दी जाती है। व्हाट इज GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। और आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपको इसका न्यू नेम अभी आया है, न्यू नेम आपको बता। वैसे तो एनसीईआरटी में आपका यही नाम दिया है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, लेकिन आपने इसका नया नाम भी बताना है क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। जो फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक काउ है क्या है, रोजी। अब इसके सामने कुछ ईयर्स है, जैसे कि 1997 के अंदर, ठीक है। प्रोटीन, अब कुछ क्वेश्चन है जैसे कि प्रोटीन एंड रिच मिल्क, ठीक है, प्रोटीन एंड रिच मिल्क था, ठीक है। और क्या प्रेजेंट था, ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर, और न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस। ये सारी की सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए भाई, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड मिल्क देन नॉर्मल काउ मिल्क, देन नॉर्मल काउ मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन वॉज बिंग टेस्टेड ऑन माइस। ये अब आपसे पूछा जाए कि भाई जो ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है उनका क्या बेनिफिट है, कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ऑल राइट। दूसरा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का किस लिए यूज किया जाएगा भाई, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। ये आप यहाँ पर कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर एक तो आप रोजी और दूसरा अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन, इसके बारे में आप लिख सकते हो। और अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन, और ये किस लिए यूज किया जाता है भाई, टू ट्रीट एम्फाइसीमा, टू ट्रीट एम्फाइसीमा, ठीक है। और वैक्सीन सेफ्टी, भाई वैक्सीन सेफ्टी, अब जैसे कोविड वैक्सीन है तो डायरेक्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर नहीं मतलब अप्लाई किया गया, ठीक है, पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर अप्लाई किया। टॉक्सिक केमिकल सेफ्टी, तो इसीलिए हम इनका यूज करते हैं। तो और जो पोलियो की जो वैक्सीन है, पोलियो विच वैक्सीन वाज यूज फॉर टेस्टेड ऑन माइस, तो माइस के ऊपर पोलियो वैक्सीन टेस्ट की गई, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज नेम द बैक्टीरिया विच इज यूज टू प्रोड्यूस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग।
तो इसका मैं पूरा का पूरा अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो भाई बेसिलस थुरिनजेनेसिस क्या है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस। अब बेसिलस थुरिनजेनेसिस के पास एक जीन है दैट इज द क्राई जीन, ठीक है। अब ये जो क्राई जीन है ये प्रोटीन बनाता है, लेकिन ये जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव प्रोटीन है, इसीलिए इसको कुछ भी नहीं कहती बैक्टीरिया को। लेकिन कोई पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है, ठीक है, लेकिन कोई पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है इसको ईट करेगा तो ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो एक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी भाई, एक्टिव टॉक्सिन। अब क्वेश्चंस आते हैं कौन करता है इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन के अंदर, भाई एल्कलाइन पीएच की रिक्वायरमेंट रहती है। किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, एल्कलाइन पीएच की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। इनएक्टिव टॉक्सिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव टॉक्सिन के अंदर। एल्कलाइन पीएच कौन प्रोवाइड करेगा, मिड गट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। जैसे और फिर जैसे ही एक्टिव टॉक्सिन हो गया तो ये किससे बाइंड करेगा, मिड गट एपिथेलियल सेल से। किससे बाइंड करेगा भाई, ये बाइंड करेगा मिड गट एपिथेलियल सेल से। अब मिड गट एपिथेलियल सेल से बाइंड करने के बाद क्या बनेगा भाई, पोर बनेगा। पोर बनने के बाद क्या बनेगी, पोर बना और उसके बाद स्वेलिंग होगी, क्योंकि भाई जो आसपास का जो फ्लूइड है पोर से अंदर आएगा, स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगा और अल्टीमेटली डेथ ऑफ इंसेक्ट। और क्या हो जाएगा भाई, अल्टीमेटली डेथ ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ये मैंने आपको बता दी कि जो बेसिलस थुरिनजेनेसिस इज अ बैक्टीरिया दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज नेम द टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन द सस्पेक्टेड पेशेंट। HIV हम PCR का यूज करते हैं, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम एम्पलीफाई कर देते हैं। जेनेटिक जो मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कर लेते हैं, एम्पलीफाई। अगर स्मॉल अमाउंट के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है तो हम उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं। और इसके लिए हम एलाइजा, जो कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी टेक्निक जो जिसका जो बेस है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इसका बेस है और ये भी यूज की जाती है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो अब क्राई और क्राई के बीच में क्या डिफरेंस है, क्राई और क्राई के बीच में क्या डिफरेंस है। तो क्राई क्या है, देखो क्राई, क्राई इज द जीन दैट कोड फॉर द बीटा टैक्सोन। जो क्राई इज द जीन जो कि कोड करेगा बीटा टॉक्सिन को, विच इज एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। लेकिन जो क्राई है जो कैपिटल्स में है ये प्रोटीन है विच इज कोडेड बाय द क्राई जीन, ठीक है। तो नाम याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट इज नेम एनी वन डिजीज फॉर विच जीन थेरेपी हैज बीन प्रूव्ड इफेक्टिव। तो एक अब इसके ऊपर सारी की सारी कहानी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूं कि 1990 के अंदर सबसे पहले 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है, 1990 के अंदर 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर बेटा जीन थेरेपी की गई, ठीक है। और जो जीन थेरेपी है 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर, इसको किस चीज की कमी थी बेटा, ADA जीन की डेफिशिएंसी थी। जो ADA जो जीन है ये एक्सप्रेस करके एडिनोसिन डीएमिनेज बनाता है, एडिनोसिन डीएमिनेज। और ये जो एडिनोसिन जो डीएमिनेज है ये किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन कराता है, ठीक है। जो बी लिम्फोसाइट और जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और जो टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन कराता है। अब जो बी लिम्फोसाइट है वो कौन सी एंटीबॉडी प्रोवाइड, जो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जो टी लिम्फोसाइट है वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर ADA ही एंजाइम नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मैचुरेशन नहीं होगी इनकी। इसका मतलब कि जो इम्यून सिस्टम है एकदम ठप,
और जो डिजीज होगी बेटा उसको हम बोलते हैं स्किड। इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म याद रखना, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो सबसे पहले इसको ट्रीट किया गया कि जेनेटिकली उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो एडीए जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया पेशेंट की लिम्फोसाइट के अंदर, और हमने तैयार की जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। और हमने क्या तैयार करी भाई? जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो लिम्फोसाइट हैं, फिर ये किसके अंदर इंट्रोड्यूस करी? ये इंट्रोड्यूस करी पेशेंट के अंदर। लेकिन ये भी परमानेंट क्योर नहीं था। क्यों? क्योंकि ये इमोर्टल सेल्स होती हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है जीन थेरेपी को लेके कि एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी इज द डिजीज फॉर द जीन थेरेपी हैज बीन प्रूव्ड इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू मेथड्स फॉर करेक्टिंग एडीए डेफिशिएंसी। अब टू मेथड्स बताने हैं। एक तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। परमानेंट क्योर नहीं पूछा हुआ, ठीक है। अगर आपसे परमानेंट क्योर पूछा जाता तो परमानेंट क्योर ही बताना है, और ये है आपका होमवर्क, ठीक है, कि व्हाट इज द परमानेंट क्योर। वैसे तो हम ट्रांसफर, एक थर्ड मेथड भी ये है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट ट्रांसफर कर सकते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको होमवर्क दिया है किसका? परमानेंट क्योर के बारे में आपने बताना है कि व्हाट इज द परमानेंट क्योर। नेक्स्ट इज सम क्रॉप प्लांट्स आर मॉडिफाइड जेनेटिकली बाय मैनिपुलेटिंग देयर जीन। कुछ जो क्रॉप्स हैं उनको हमने मॉडिफाई कर दिया है उनके जीन को मैनिपुलेट करके। हाउ दे आर मेड बेनिफिशियल, भाई किस तरीके से? तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन पता है कहां से आया है? ये क्वेश्चन आया है एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट के एडवांटेजेस से क्वेश्चन आया है, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर 6-7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि भैया हमने एंटीबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ा दी, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनवा लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, जैसे कि गोल्डन ए रिच राइस, विटामिन ए रिच राइस, विटामिन ए रिच राइस हमने बना दिया, ठीक है। विटामिन ए रिच राइस को हमने क्या बोला? गोल्डन राइस, ठीक है। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था फ्लेवर्ड सेवर टोमेटो, कि मतलब वो हमने जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जो इसके राइपनिंग के लिए जरूरी था। तो ये अब 2 मार्क में पूछा गया तो आप उसको 2 मार्क में ही लिख सकते हो। ऐसे 4-5 पॉइंट आप याद करना ही पड़ेगा आपको। वो GEAC वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है फुल फॉर्म से, तो फुल फॉर्म आपको बतानी है। फुल फॉर्म क्या है? GEAC स्टैंड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब इसके ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं, वही ऑब्जेक्टिव बताने। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? जो भी इंट्रोडक्शन है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो क्या वो पब्लिक यूज के लिए सेफ है या नहीं? ये सारे के सारे जो डिसीजन है वो कौन लेती है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ही आपको ये बताती है कि इसकी सेफ्टी ठीक है, अब हम इसको ले सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेके नए नए इनिशिएटिव, सब कौन लेती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर एक्सप्लॉइटिंग द बायो रिसोर्सेज ऑफ अंडर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जस्ट द स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनका मतलब फायदा उठाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज। इसके पीछे आप एक एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल तो अपने इंडिया, अपने उसके अंदर ये हमारी जो राइस है, हमारी जो राइस में इतनी वैरायटीज है, हमारी राइस की 2 लाख वैरायटीज हैं, ठीक है। 2 लाख वैरायटीज हैं राइस की,
और 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस। इतनी बासमती राइस की हमारी डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज है। 1997 जो यूएस ने क्या किया, ठीक है, यूएस ने पेटेंट कर लिया। इन्होंने एक अपनी बासमती राइस ली और उस बासमती राइस की वैरायटी से सेमी ड्वार्फ वैरायटी को क्रॉस करा लिया। सेमी जो ड्वार्फ जो वैरायटी है इसको क्या कर लिया, इससे क्रॉस करा लिया और बोला कि एक न्यू बासमती राइस हमने प्रोड्यूस करा है और अगर तुम इस न्यू बासमती राइस को अगर तुम यूज कर रहे हो तो तुम्हें देने पड़ेंगे कंपनसेशन। दैट इज, ये तो बायोपायरेसी का एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, तुम्हारे पास न्यू बासमती राइस है, लेकिन भैया ये न्यू बासमती राइस तो यहां से ही तो आई है और ये तो इंडिया की वैरायटी है, तुम्हारी नई इन्वेंशन कहां से आ गई? ऑलराइट, तो ये एग्जांपल है। द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया आर बीइंग कलेक्टेड एंड पेटेंट बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। बासमती राइस वाज पेटेंट बाय एन अमेरिकन कंपनी। और ऐसे नहीं, टर्मरिक और नीम पर भी ऐसे अटेम्प्ट हुए, टर्मरिक और नीम पर भी। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ पर हल्दी और नीम का यूज तो पता नहीं कितने सालों तक बता रहे हैं भाई यूज करो इनको, और तुम कह रहे हो ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। वाह रे वाह। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टोरी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द गोल्डन राइस, व्हाट इज एडवांटेज? भाई गोल्डन राइस क्या है? विटामिन ए रिच राइस, विटामिन ए रिच राइस है। इसके एडवांटेजेस क्या है भाई? ये राइस का सोर्स ना, राइस के सोर्स के साथ साथ ये विटामिन ए का भी सोर्स है। नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करता है। ट्रांसजेनिक राइस है जिसके अंदर हमने बीटा कैरोटीन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया था, विच इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। और बीटा कैरोटीन जीन हमने डैफोडिल से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, डैफोडिल से हमने लिया और इंट्रोड्यूस कर दिया राइस के अंदर। ठीक है, और ये जो बीटा कैरोटीन है, अब ये हमारे बॉडी के अंदर, लीवर हमारी बॉडी के अंदर इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया। ये यहाँ से आपने, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी खोली होगी तो 3 जो रिसर्च एरिया हैं वो आपको पता होंगे। ठीक है, 3 रिसर्च एरिया आपको पता होंगे। पहला, सप्लाइंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बेटर क्रिएचर यूजिंग ए माइक्रोब प्योर एंजाइम, using engineering to create ideal circumstances for a catalyst and purification of the protein or chemical molecule at downstreaming। जो थर्ड वन इज डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो जो चीज आपने यहाँ पर, अगर आपने एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है ये याद करने की जरूरत नहीं भाई। ये जो थ्योरी है ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ कि ये जो थ्योरी है ये आपको इस तरीके से लिखना है। तो एनसीईआरटी में जो 3 पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपने अगर उसी तरीके से याद करे होंगे तो वो भी वेल एंड गुड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक और कन्वेंशनल डायग्नोसिस। भाई मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और कन्वेंशनल डायग्नोसिस, कन्वेंशनल डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या आएगा? जैसे कि सीरम एनालिसिस आ गया। ठीक है, और क्या आएगा? यूरिन एनालिसिस और सीरम एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस और सीरम एनालिसिस ये सारी की सारी पुरानी टेक्निक्स हैं। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन भी हुआ है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन भी हुआ है तो भी हमें पता चल जाता है कि मतलब उसका हमें पता चल जाता है इन्फेक्शन का। मतलब अगर स्मॉल अमाउंट के अंदर पैथोजन भी प्रेजेंट है तो हमें उसका इन्फेक्शन पता चल जाता है। कोई कोई से तो डिजीज ऐसी है, जैसे अगर मैं बात करूं एड्स की, अब एड्स की जो सिम्टम्स है भाई उसको आने में ईयर्स लग जाते हैं, मंथ टू ईयर्स लग जाते हैं भाई। अब इसका उस टाइम के बाद इलाज करना पड़ेगा। अगर पहले से ही हमारे पास मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होगी तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं। जो जेनेटिक जो मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं? एम्प्लीफाई कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या आएगा? जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज जनरली सस्पेक्टेड यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोचेस ओनली व्हेन द पैथोजन हैज अ कॉज्ड क्रिटिकल साइन, क्लिनिकल साइन। भाई जब सिम्टम्स का मतलब दिखता था, हमें सिम्टम्स हमें दिखाई देते थे, तभी हमें पता चल जाता था, चलता था कि इन्फेक्शन हुआ है।
और सिम्टम्स तो किसी किसी डिजीज के बहुत सालों बाद आते हैं. बाय दिस पॉइंट द पैथोजन इज कंसंट्रेशन इज द बॉडी हैज राइजन टू डेंजरस लेवल. ऑल्दो द मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में अगर स्मॉल अमाउंट भाई का भी भाई पैथोजन प्रेजेंट है तो उसके जेनेटिक मटेरियल को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, जैसे कि पीसीआर एग्जाम्पल है. ठीक है, तो ये एडवांटेजेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया है, और ये जो फॉरेन जीन पर्पजफुली इंट्रोड्यूस किया है, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया है और ये अपने आप को क्या कर रहा है भाई, एक्सप्रेस कर रहा है. दीज आर द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. अब ये जो ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है, ये ट्रांसजेनिक प्लांट भी हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल भी हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑफन नोन एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स हैव बीन मैन्युपुलेटेड, जिसका जेनेटिक मटेरियल मैन्युपुलेट हो चुका है. नेम द 2 फैक्टर्स ऑन विच देयर बिहेवियर डिपेंड. ठीक है, तो किन किन के ऊपर बिहेवियर डिपेंड करता है. द फॉलोइंग आर द 2 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर. अप्रोप्रिएट इंसर्शन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट. भाई प्रॉपर ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, उनका बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा जीन हमने इंटरेस्ट किया है, इंसर्ट किया है. प्रॉपर हार्वेस्टिंग ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इंटेंडेड आउटकम. ठीक है, कि हमने कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इंसर्ट किया है, ये सारी की सारी चीजें. व्हाट डू यू मीन बाय द बायोपायरेसी. बायोपायरेसी भाई चोरी, बायोपायरेसी सिंपल भाषा में समझनी है तो गिव एग्जाम्पल. इंडिया अमेरिकन कंपनी ने भाई यूएस पेटेंट की मदद से अपना जो बासमती राइस है उसके ऊपर पेटेंट ले लिया था. चालू होते हैं ये भी, है ना, ये भी चालू होते हैं बड़े. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया. ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया गिव इलिस्ट्रेट यूजिंग वन एग्जाम्पल. ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया मैंने अभी बताया कि ट्रांसजेनिक का मतलब है कि इनके अंदर हमने कोई जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है. जीन हमने क्या कर दिया है, फॉरेन जीन यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया है, फॉरेन जीन यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया है. ठीक है, अब जब सपोज कि बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया. अगर आप यहां पर ई कोलाई समझे, ई कोलाई, अब इलाई लिली ने 1983 के अंदर क्या लिया था भाई, जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन इंसुलिन बनाया था ना, जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस ए पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल था वो निकाला बाहर और इंट्रोड्यूस कर दिया ई कोलाई के अंदर. अब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लाज्मिड की जरूरत पड़ेगी. ये लो इलाई लिली ने ये किया. इलाई लिली अमेरिकन कंपनी, साइंटिस्ट नहीं है भाई, साइंटिस्ट नहीं है. ठीक है, ये ए पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने वाला जीन है, ये इसका खुद का बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए. तो दैट इज द फॉरेन जीन. और जिस बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन जीन आ गया है, और इसी को हमने क्या बोला, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया. अब ये जीन क्या करेगा, ये जीन एक्सप्रेस करेगा और प्रोटीन बनाएगा. ऑल राइट, तो ये चीज मैंने यहां पर लिखवा दी है, आपको इसको याद करनी है. हाउ इज ऑटो रेडियोग्राफी यूज टू डिटेक्ट ए म्यूटेंट जीन. जो ऑटो रेडियोग्राफी है किस तरीके से म्यूटेंट जीन के बारे में पता लगाती है. देखो, मैंने एक नॉर्मल जीन लिया, पहले यहां पर हम प्रोब का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं, प्रोब का. ठीक है, प्रोब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है. कॉम्प्लीमेंट्री, ये ध्यान रखना, जो प्रोब होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू द नॉर्मल जीन. किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, नॉर्मल जीन के. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड एक नॉर्मल जीन है. ठीक है, ये एक नॉर्मल जीन है, ये है नॉर्मल जीन, नॉर्मल डीएनए. या फिर अगर मैं इसका 95 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचुरेशन करूं तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होगा. और इसी के खिलाफ हमने क्या बनाई है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस. ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है और इसके ऊपर बाइंड है प्रोब. प्रोब क्या है भाई, ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डीएनए से जो कि बाइंड है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है.
ठीक है। तो अब ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री है, नॉर्मल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये इसे बाइंड करेगा, ये लो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड करेगा, और साथ में क्या आएगा भाई, ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल भी आएगा। जब इसको हम एक्सरे से, और ये जब हम इसको एक्सरे से इसको हम एक्सपोज करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ विजिबल होगा प्लेट के ऊपर। ऑलराइट, तो जो विजिबल हुआ है इसका मतलब क्या है, टेस्ट क्या हुआ है, नेगेटिव है। टेस्ट क्या है, नेगेटिव। टेस्ट नेगेटिव का मतलब है, टेस्ट नेगेटिव का मतलब है कि भाई प्रोब ने बाइंड किया है तभी ये यहां पे दिखा है। अब ये इस प्लेट के ऊपर दिखा है तो इसका मतलब क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ये दिखा है तो इसका मतलब क्या है, जो नॉर्मल जो जीन है, नॉर्मल जो जीन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाई थी हमने, एक आर्टिफिशियली हमने सीक्वेंस तैयार करी, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री थी इस नॉर्मल जीन के। अगर ये म्यूटेंट होगा, जो सपोज ये मैंने एक म्यूटेंट दिखाया है, ये मैंने एक म्यूटेंट जीन दिखाया है, ये म्यूटेंट जीन दिखाया है। अब ये जो म्यूटेंट जीन है ना, इस म्यूटेंट जीन के खिलाफ इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं है इसकी, ये इसे बाइंड ही नहीं होगा, नो बाइंडिंग, नो बाइंडिंग, कोई भी बाइंडिंग नहीं हो। अगर बाइंडिंग नहीं है इसका मतलब प्रोब भी नहीं आया, अगर प्रोब नहीं आया तो इसका मतलब ये फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं दिखेगा। अगर ये कुछ ऐसा आया है तो इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि प्रोब ने बाइंड नहीं किया, प्रोब ने बाइंड नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो जीन म्यूटेंट है। समझ में आई बात? So in a clone of a cell, a single-stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule is allowed to hybridize to its complementary DNA before being detected by autoradiography. Because the probe will not be the complementary with the mutant gene. Complementary sequence नहीं होगी probe की to the mutant gene. Therefore, the clone with the altered gene will not appear on the photographic film. ठीक है, तो ये किसके ऊपर appear नहीं होगा भाई? ये photographic film के ऊपर appear नहीं होगा। और अगर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर अपीयर नहीं हुआ तो इसका मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड बैक्टीरियल टॉक्सिन डिड नॉट किल द बैक्टीरिया बट ओनली द इंसेक्ट? ये तो चीज मैंने अब क्वेश्चंस में ही आपको बताई थी। जो प्रोटीन जो बनेंगे ना, इन प्रोटीन को, इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर भी जैसे पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, वो इनएक्टिव है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब उसका HCl मीडियम बनेगा तभी ये इनएक्टिव एक्टिव के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इसको जो pH चाहिए वो एल्कलाइन pH चाहिए, और ये जो एल्कलाइन pH है इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के पास भी अगर एक्टिव मतलब एल्कलाइन pH होती तो फिर बैक्टीरिया खत्म हो सकता था। ठीक है, तो बैक्टीरिया अब सेफ है, बैक्टीरिया क्या है, अब सेफ है। लेकिन जब इंसेक्ट इसको खाएगा तो वो एल्कलाइन pH उसकी गट प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से पहले पोर बनेंगे, फिर स्वेलिंग होगी, फिर लाइसिस होगा, फिर अल्टीमेटली डेथ होगी किसकी, इंसेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग नीड टू बी प्रोसेस्ड? भाई जो हमने रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनवाया है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में बनता है ना भाई, एक क्वेश्चन तो बनता है, ये तो आप होमवर्क में ले लो। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, थोड़ी मेहनत करोगे तो कर भी पाओगे। और हाँ, आंसर नहीं देखना है, आंसर नहीं देखना है। तो एक सी पेप्टाइड का मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूं आपको, सो दैट आप इसको कर लो। मैच्योर, और एक हिंट ले लो भाई, मैच्योर इंसुलिन के पास, मैच्योर इंसुलिन है, मैच्योर इंसुलिन के पास दो चेन होती है, एक तो ए चेन, ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी। एक तो ए पॉलीपेप्टाइड चेन, अब इतना करते करते मेरा इतना, मैंने इतना बता, बी पॉलीपेप्टाइड चेन, ए के पास 21 अमाइनो एसिड, बी के पास 30 अमाइनो एसिड, दोनों लिंक्ड होते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज से। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन है आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखो 3 मार्क का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लॉइट बायो रिसोर्सेज फॉर द कमर्शियल गेन विद द प्रॉपर ऑथेंटिकेशन और कंपनसेशन टू रिलेवेंट अथॉरिटीज। नेम द टर्म यूज फॉर दिस अनऑथोराइज्ड एक्ट। कोई भाई बिना परमिशन के लिए, बिना ऑथोराइजेशन के लिए आप क्या आपने जो चीज इन्वेंट करी है वो यूज करे, दैट इज बायोपायरेसी। ठीक है,
suggest the two ways to get rid of this unauthorized activity. There should be the equal sharing of the benefits of the bioresources by the developed and developing countries. ठीक है. Law should be made to avoid unauthorized usage of the bioresources. ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो क्या ही चोर को चोरी करने से कैसे रोका जाए. The bacterium Bacillus thuringiensis produce a toxic protein called cry protein. That protein is lethal to certain insect but not kill the bacteria. अब यहां पर मैंने क्वेश्चन, आपको 6 ही तो टॉपिक बताए थे यार. एक तो मैंने बताया था इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, एक बताया था मैंने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड बायोपायरेसी. और उससे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट एडवांटेजेस क्या हैं और जो ट्रांसजेनिक क्रॉप के क्या एडवांटेजेस हैं. बस चैप्टर खत्म हो गया. Why does not this toxin kill bacteria? क्योंकि वो inactive stage के अंदर present होता है. After consuming this protein, what type of the changes in the gut of the insect? पहले पोर बनेंगे, swelling होगी, lysis होगा, ultimately death होगा. How did human use this protein of their own benefit? हमने बहुत सारी ऐसी क्रॉप बनाई हैं जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, जैसे कि बीटी कॉटन ले लो, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन एटसेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसजेनिक और मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स क्रिएटेड. किस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है. आप यहाँ से इंसुलिन वाला एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो. इंसुलिन के अंदर बनाया तब भी तो आपने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया था, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया. ठीक है. राइट. तो ये था आपका क्वेश्चन. ओके. हाउ नहीं किया बेटा, वाई पूछा हुआ है. सॉरी, हाउ नहीं पूछा हुआ, वाई पूछा हुआ है. वाई आर द ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स क्रिएटेड. बेनिफिट्स, एडवांटेजेस क्या क्या है. पायरोजी हो गया. ठीक है. ह्यूमन ट्रांसजेनिक जो शीप है उसे हमें मिला ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन. ठीक है. और जो कि वैक्सीन सेफ्टिंग के लिए हमने माइस का, ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया. तो ये सारे के सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो. सॉरी गलती हो गई. टॉक्सिसिटी वैक्सीन की सेफ्टी का आप लिख सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्राई प्रोटीन. क्राई प्रोटीन क्या है भाई. मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस द प्रोटीन एंड हाउ डिड द ह्यूमन यूज ऑफ दिस प्रोटीन फॉर दिस बेनिफिट. पूरी की पूरी स्टोरी बता रखी है कि एक बेसिलस थोरेंजेनेसिस के पास एक जीन होता है क्राई जीन. फिर से सुन लो, बेसिलस थोरेंजेनेसिस के बाद क्राई जीन होता है. ये जो क्राई जीन एक्सप्रेस करता है, क्राई प्रोटीन बनाता है. ये क्राई प्रोटीन बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं कहती क्योंकि ये अब सोई हुई है, क्योंकि ये इनएक्टिव है. जैसे ही अब हमने क्या किया, अब हमने इस क्राई जीन को आइसोलेट किया. हमने टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से की मदद ली और इस क्राई जीन को पहुंचा दिया प्लांट के पास. अब प्लांट क्या करेगा, ये क्राइजीन प्लांट के अंदर क्राइजीन एक्सप्रेस करेगी और क्राई प्रोटीन बनाएगी. लेकिन ये जो प्रोटीन है अब कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट इसको खाएगा तो अब ये इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव के अंदर कन्वर्ट होगी. क्यों? क्योंकि इसको मिलेगी अल्कलाइन पीएच जो प्रोवाइड करेगा गट ऑफ द इंसेक्ट. अब जैसे ये एक्टिव हुई, अब ये मिड गट एपिथेलियल सेल से बाइंड करेगी, अब पोर क्रिएट होंगे, स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगा और अल्टीमेटली टाटा बाय बाय खत्म. क्वेश्चन इज डिफाइन द जीन थेरेपी. कैन यू एक्सप्लेन यूजिंग एन एग्जांपल ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी. अब ये देखो कितने नंबर का है, 5 नंबर में पूछा है. जितनी भी राम कथा जीन थेरेपी के बारे में पता है सब लिख देना, सब लिख देना. जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस कर दिया. पहली जीन थेरेपी 1990 के अंदर 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर की गई जिसको एडीए की डेफिशिएंसी थी. ये जो एडीए जीन है एडिनोसिन डीएमिनेज बनाता है. एडिनोसिन डीएमिनेज मैचुरेशन में हेल्प करता है बीओटी लिम्फोसाइट. अगर ये मैचुरेट नहीं होंगी तो हमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं टाइप, कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी. इसका मतलब स्किड होगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसका मतलब पर्सन का इम्यून सिस्टम एकदम ठप. इसको ट्रीट किया जाने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सारे के सारे टेम्परेरी क्योर हैं, जैसे कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होगा, जीन थेरेपी जिसके अंदर हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट के अंदर जिसके पास फंक्शनल एडीए जीन होता है. ऑलराइट, लेकिन ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं है क्योंकि जो लिम्फोसाइट का डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है. इसीलिए अगर हम इसको अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर करें तो ये परमानेंट क्योर है. जितनी भी राम कथा आती है 5 नंबर में तो लिख डालो. ठीक है.
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि होमवर्क क्या है, होमवर्क में तो भाई मैं सारा का सारा आपको रिवाइज करने को बोलूंगी। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, सारे के सारे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट पूरा का होमवर्क बोलूंगी भाई, पूरा चैप्टर रिवाइज करो। 6 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करो, 6-7 टॉपिक के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। और जीन थेरेपी पढ़ना है, ठीक है, इंसुलिन पढ़ना है, जीन थेरेपी पढ़ना है, इंसुलिन करना है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करना है, बायो पेटेंट क्या होता है, बायो पायरेसी क्या होता है, बायो पेटेंट क्या होता है, एंड बायो पायरेसी क्या होता है। इसके अलावा आपको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का फायदा और ट्रांसजेनिक एनिमल्स का एडवांटेज, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना है। तो बेटा यहाँ पर आपका और मेरा साथ यहीं तक का, ठीक है, इस बैच के अंदर। वैसे तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मतलब मुझे रीच आउट कर सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई नो जैसे जैसे एग्जाम पास आता है थोड़ा दिल की जो धड़कन है वो तेज हो जाती हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बस पढ़ते रहिए, एक टाइम टेबल आपका बनना चाहिए, बट टाइम टेबल ऐसा नहीं कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है। अगर वो नहीं हो रही चीज़, अब हर दिन अगर ऐसा नहीं कि यार मैंने कल टाइम टेबल बनाया था आज भी बना लेता हूँ, और उसमें भी फिर आपका उस दिन वो दिन चला जा रहा है, 1 घंटा जा रहा है उसमें, 2 घंटे जा रहे हैं। तो मतलब प्रैक्टिकल होके सोचना है कि अच्छा मेरे पास बायो में ये मेरे चैप्टर्स वीक है, मैं इनको पहले निपटा देता हूँ। अगर ये मेरे बायो में टॉपिक्स वीक हैं तो मैं अगर इनको डेली रिवाइज करूंगा, जब मेरा मेन एग्जाम आएगा तब मेरे जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके होंगे, तो बस मेरे को तो इनका रिविजन मारना है, ठीक है। आसान सा तो आपका हो ही जाएगा। तो इसलिए पहले ऐसा टॉपिक कर लो जो आपको टफ लगते हैं, ठीक है। तो एक आपको क्या मिलेगा, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, अच्छा मेरे तो जेनेटिक्स हो गई, मेरे को ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना था, मेरा ये सॉर्ट हो गया, मेरे को बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस मिलता टफ लगता था, ये हो गया। अब बाकी के जैसे माइक्रोब वाला चैप्टर है, इकोसिस्टम है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, ऐसे चैप्टर जो आपको लगता है कि यार ये तो मुझे आते हैं, तो बार बार रिवाइज करो। आज जो आपने पढ़ा है कल आपने पहले आज वाला रिवाइज करना है, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना, तभी आपको चीजें लंबे टाइम के लिए याद रहेंगी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एग्जाम है, एग्जाम की तरह लेना है। और मिलेंगे जल्दी, और आपका यहाँ तक का साथ था मेरा, ऑलराइट। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।